हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी भाषा और साहित्य का दूसरा जो तत्व है या विषय है उस पर मैं बात करूंगी। इससे पहले मैंने हिंदी भाषा और विकास का पूर्ण रूप से परिचय और उसका विस्तार और उसका विकास के बारे में बात की थी। आज मैं उसका दूसरा रूप यानी कि दूसरा तत्व पे बात करूंगी। राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी किस तरह से विकसित या विकसित क्रम के रूप में आगे बढ़ती चली गई। बेटा, ये मैंने 5 से 6 स्लाइड में पूरी इसके रूप स्वरूप को बताने की कोशिश की है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी किस तरह से अपना कार्य करती हुई दिखाई देती है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भाषा को अनेक भागों में विभक्त किया है। जैसे कि हम भाषा सिर्फ बोलने और समझने के रूप को ही समझते हैं या मौखिक या लिखित को ही हम भाषा का रूप देते हुए प्रतीत होते हैं। पर हम अगर भागों की बात करें तो अनेक प्रकार की भाषा हमारे समकक्ष या हमारे सामने उभरती या प्रस्तुत होती हुई दिखाई देती है। जैसे कि भाषा है, उपभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, संपर्क भाषा है, मानक भाषा है, मातृभाषा है और स्वयं भाषा है। मतलब इसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। अगर हमें पूर्ण रूप से ये पता चल जाए कि भाषा के कितने रूप हैं, कितने प्रकार है, कितने संदर्भों में इसका क्रम रखा गया है, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है चीजों को अभिव्यक्त करने में। तो सर्वप्रथम मैं इन सब के बारे में आपको परिभाषा देते हुए उसके रूप और स्वरूप के बारे में बताती हुई चलूंगी। भाषा की परिभाषा शाब्दिक रूप से, भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि। मनुष्य ने ध्वनि संकेतों का प्रयोग करना आरंभ किया। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने विभिन्न प्रकार के ध्वनि संकेतों को अपनाया और अनेक भाषा का रूप स्वरूप तैयार किया। यानी ये अनेक भाषा उस रूप में बन गई। भाषा के दो रूपों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जैसे मौखिक और लिखित। अब इसके बाद में उपभाषा से हमारा क्या तात्पर्य है, उपभाषा कहते किसको हैं, मैं उसके संदर्भ में बेटा आप लोगों से बात करूंगी। क्योंकि जब हमने भाषा का रूप स्वरूप देखा, अब हम उसकी उपभाषा पर बात करेंगे। जैसे कि भाषा का छोटा रूप उपभाषा कहलाता है। भाषा की तुलना में उपभाषा का प्रयोग एक बड़े या हम कहें कि सीमित स्तर पर होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, भाषा का ही एक छोटा रूप उपभाषा है। उपभाषा का प्रयोग बोली की तुलना में एक बड़े क्षेत्र तथा भाषा के मुकाबले एक छोटे और सीमित क्षेत्र में अभिव्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाओं का निर्वाह किया जा सकता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां आ जाती हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी आदि हम के रूप में हम बात करते हुए दिखाई देते हैं। अगली स्लाइड में बेटा हम बात करेंगे राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा, मातृभाषा और स्वभाषा। यहाँ पर राष्ट्रभाषा से हमारा तात्पर्य है कि राष्ट्रभाषा हम कहते किसको हैं, वह भाषा जिसमें सरकारी कामकाज, प्रशासनिक कार्य, स्कूल, कॉलेज आदि या शिक्षित संस्थाओं द्वारा प्रयुक्त भाषा, या हम ये भी कह सकते हैं कि समाचार पत्रों द्वारा, पत्र पत्रिकाओं द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा के संदर्भ में रखी जा सकती है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा से हमारा तात्पर्य है राष्ट्र द्वारा निर्मित की गई भाषा को हम राष्ट्रभाषा के अर्थ के रूप के स्वरूप में देखते हुए नजर आते हैं। वह भाषा जिसमें राष्ट्र के अधिकांश भूभाग में जन सामान्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा के अंतर्गत रखा जा सकता है।
संपर्क भाषा, संपर्क भाषा से हमारा तात्पर्य है कि एक दूसरे से संबंध जोड़ने वाली भाषा को हम संपर्क भाषा कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य है जब अलग अलग भाषा बोलने वालों को जब परस्पर बातचीत करनी होती है तब वह ऐसी भाषा की आवश्यकता पड़ती है जिसमें एक दूसरे की बात को, विचार को या तो समझ सके या समझा सके, उसे हम संपर्क भाषा के संदर्भ में रख सकते हैं। मानक भाषा, मानक भाषा से हमारा क्या तात्पर्य है? मानक भाषा हमारे जीवन में किस तरह से शुद्धता या हम कहें कि उच्चारण के तहत किस तरह से हमारे वर्तनी में एक शुद्धता का भाव लेकर आती है। किसी समाज, राज्य या देश की प्रतिनिधि भाषा के सर्वसामान्य रूप को मानक भाषा या आदर्श भाषा कहा जा सकता है, जिसका प्रयोग वहां के शिक्षित वर्ग एवं शिष्ट समाज द्वारा अपने साहित्यिक, व्यापारिक, कार्यालयी, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक आदि कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है या प्रयोग में ली जाती है, उसे मानक भाषा कहते हैं। मातृभाषा से हमारा तात्पर्य है माँ द्वारा निर्मित भाषा को हम मातृभाषा के संदर्भ में रख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है किसी की मातृभाषा हम कह सकते हैं बोली है, किसी की हरियाणवी है, किसी की अवधी है, किसी की कन्नौज है, किसी की बुंदेली है। तो हम जिस भाषा का प्रयोग अपने घर में करते हैं उसे मातृभाषा के संदर्भ में रखा जा सकता है। स्वभाषा से हमारा तात्पर्य है कि अपनी मौलिक अभिव्यक्ति यानी कि अपनी स्वरचित भाषा को हम स्वभाषा के संदर्भ में रख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है अगर हमने कोई मौलिक निबंध लिखा है, कोई मौलिक रचना या मौलिक कविता लिखी है, उसका हमने स्वरचित वर्णन किया है, उसे हम स्वभाषा के अंतर्गत रख सकते हैं। अब हम इसके मूल भाव के रूप में यहाँ पर देखेंगे। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग, हम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का कब, कहाँ, कैसे और क्यों प्रयोग करते हुए नजर आते हैं, जबकि हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और हमारी मातृभाषा कईयों की एक ही मानी जाती है, एक ही मान भी लेते हैं हम लोग। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, यानी कि समस्त राष्ट्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा के संदर्भ में रख सकते हैं। अभी हमें मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, पर हमारी पुरजोर कोशिश में हम लगातार निरंतर प्रयासरत हैं कि किसी तरह से संविधान के अंतर्गत, अनुच्छेदों के अंतर्गत हमें राष्ट्रभाषा का मानक व यानी कि प्रमाणित या मान्यता हमें मिल जाए। राष्ट्रभाषा से हमारा जो अर्थ है वो इस संदर्भ में है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो देश स्वतंत्र होता है उसकी अपनी एक भाषा होती है। यह भाषा देश के सभी प्रकार के सरकारी कार्यालयों या सरकारी कार्यों तथा पारंपरिक विचारों के रूप में अभिव्यक्त की जा सकती है। उसे हम राष्ट्रभाषा के रूप में रख सकते हैं कि किस तरह से हम राष्ट्र के द्वारा अपनी भाषा का जो रूप स्वरूप है उसे निर्मित किया जा सकता है। जैसे राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार को दो भागों में विभक्त किया गया है। सर्वप्रथम सरकारी प्रयत्नों के आधार पर, दूसरा जनता के आधार पर। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी राष्ट्रभाषा है या राष्ट्रभाषा भाषा के रूप में हम अपनी भाषा का जो रूप स्वरूप अभिव्यक्त करते हैं उससे हमारा देश आत्मनिर्भर के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम हो जाता है। कहने का तात्पर्य है उससे हमारा विकास एवं उन्नति का जो क्रम है वो स्पष्ट होता चला जाता है। महात्मा गांधी द्वारा विचारित या महात्मा गांधी की अवधारणा के द्वारा यह मत निर्धारित किया गया है कि बिना राष्ट्रभाषा के कोई भी राष्ट्र गूंगा होता है। यही कारण है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा का दर्जा दिया गया तथा इसी भाषा में संपूर्ण सरकारी कार्यकलाप करने की घोषणा भी कर दी गई। जैसे कि हम देखते हैं कि राष्ट्रभाषा के लिए सतत प्रयास में हम सरकारी प्रयत्नों के आधार पर भी टीका टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। नेता, समाज सुधारक एवं हिंदी प्रेमी ने राष्ट्रीय एकता एवं आपसी सद्भाव के लिए
एक राष्ट्रभाषा के महत्व को स्वीकार किया गया। दूसरा है इसमें जनसाधारण की भाषा ही समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार स्वरूप परिवर्तन कर उस देश की राष्ट्रभाषा बन सकती है। कैसे राष्ट्रभाषा बन सकती है, उसका रूप स्वरूप यहाँ पर प्रयुक्त किया जा रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी किसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने के लिए मुख्यतः तीन आधारों से, तीन रूपों से गुजरना होता है। सर्वप्रथम राजनीति, धर्म और व्यापार के अंतर्गत हम किसी भी देश की भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त करते हुए नजर आते हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की अभिवृद्धि करने के लिए सरकार एवं जनता का निरंतर जो कर्तव्य है, अधिकार है, दायित्व है, वह बढ़ता चला जाता है। जैसे कि हम देखते हैं सरकारी प्रयत्नों में शिक्षा के आधार पर हम देखते हैं कि हम अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी राज्य भाषा, अपनी मातृभाषा को किस तरह से महत्व देते हुए नजर आते हैं। दूसरे स्तर पर हम देखते हैं कि कार्यालयों में, कर्मचारियों में किस तरह से हम हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए संगोष्ठी, सेमिनार या किसी तरह की पुरस्कार के रूप में हिंदी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा हम देखते हैं अधिनियम और अनुच्छेदों द्वारा किस तरह के नियम लागू किए गए हैं जो सामान्य व्यक्ति को मान्य होंगे हिंदी के विकास के लिए। दूसरा है इसमें बेटा जनता के आधार पर। जनता के आधार पर हम देखते हैं कि हिंदी का विकास हम किन किन संदर्भों के आधार पर करते हुए चलते हैं। सर्वप्रथम संस्कृति के आधार पर हम अपनी संस्कृति की जो महत्ता है, जो उपयोगिता है, जो उसका स्वरूप है, वह हम अपनी भाषा में, अपनी बोली में विकास करते हुए नजर आते हैं या उसका स्वरूप फैलाते हुए दिखाई देते हैं, विस्तार करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा है बेटा इसमें रीति रिवाजों के आधार पर हम हिंदी का किस तरह से प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। पर्व और अपनी भाषा के आधार पर लोकगीत हो गए, लोक नाट्य हो गए या लोक संस्कृति या आप देखते हैं कि लोक गाथा या लोक कथा का हम वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम राष्ट्रभाषा के संदर्भ में हिंदी के विकास क्रम को अन्य माध्यमों द्वारा आगे बढ़ाने की भरसक कोशिश में लगे रहते हैं। दूसरा है इसमें राजभाषा के रूप में हिंदी। राजभाषा का अर्थ और परिभाषा हमने पहले ही बता दिया है आपको कि किस तरह से राजभाषा से हमारा क्या तात्पर्य है, कि राजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। जैसे कि मैंने बताया सरकारी कामकाज में, प्रशासनिक स्तर पर, स्कूल कॉलेज में, पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में हम अपनी राज्य भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग निरंतर करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें मैंने कई आधारों पर राजभाषा में जिस तरह से हिंदी के विकास क्रम को मान्यता दी गई है या जिस तरह के अनुच्छेद, अधिनियम पारित किए गए हैं, उनके अंतर्गत हिंदी का किस तरह से विकास क्रम बताया गया है, वो यहाँ पर दर्शाने की भरसक कोशिश रहेगी। राजभाषा हिंदी संवैधानिक स्थिति, राजा, शासक या राज्य सरकार द्वारा भाषा का प्रयोग अर्थात राजभाषा देश के प्रशासक वर्ग की भाषा का प्रयोग होता है। इसके प्रयोग में 4 प्रकार से इसका रूप स्पष्ट किया जाता है। जैसे शासन के आधार पर, विधान के आधार पर यानी कि विधानसभा के आधार पर, न्यायपालिका के आधार पर किस तरह की हम कहते हैं द्वितीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, या कार्यपालिका द्वारा भाषा का रूप स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है इसमें बेटा संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के अनुच्छेद में हिंदी का विकास क्रम किस तरह से बताया गया है। जैसे कि भारत के संविधान के 17वें भाग के 4 अध्यायों में राजभाषा संबंधी प्रावधान जो दिए गए हैं उनका निम्न रूप से वर्णन इस प्रकार से है। जैसे कि हम देखते हैं 343 से लेकर 351 के जो अनुच्छेद है उनके बारे में मैं यहाँ पर आपको संक्षिप्त में बात करूंगी। 343 संघ की राजभाषा देवनागरिक लिपि में लिखित होनी चाहिए। संविधान में प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक सभी सरकारी कामकाजों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। इसका कतई यह मतलब नहीं है कि हिंदी राजकाज चलाने में असक्षम थी, बल्कि अंग्रेजी भाषा के कामकाज करने के अभ्यस्त कर्मचारियों के लिए नई भाषा को अपनाने के लिए उचित समय देना होगा। 15 वर्ष की अवधि के बाद भी विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को जारी रखने के लिए
उपलब्ध मतलब कर सकती है। ये प्रावधान उस समय पर लिखे गए थे, जो आज भी मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा संशोधित रूप प्रस्तुत नहीं किया गया है, यानी कि कोई भी नया प्रावधान नहीं रखा गया, वही हम अपने लिखित संविधान के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए कि कितने साल पहले ये संविधान की नींव रखी थी और आज भी हम जैसे के तैसे वैसे ही प्रयोग में हिंदी का करते चले आ रहे हैं। 344, ये राष्ट्रपति ने यहाँ पर 5 और 10 वर्षों के पश्चात राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। वे राजभाषा हिंदी के आधिकारिक प्रयोग के बारे में तथा अंग्रेजी के प्रयोग पर रोक लगाने के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। अभिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 30 सदस्यों की एक संगठित या सीमित समिति वहां पर ध्यान में रखकर उसकी स्थापना करनी होगी, जिसमें 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के संसद होंगे या सदस्य होंगे। 345 के अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या एक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं से हमारा तात्पर्य है अपने राज्य के अपने क्षेत्र की भाषाओं के बारे में, प्रादेशिक भाषाओं तथा हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेंगे। 346 के अनुच्छेद में बताया गया है कि एक राज्य दूसरे राज्य के बीच जो संघ की भाषा होगी वह राजभाषा में ही होगी, यानी कि राजभाषा का ही प्रयोग वहां पर अनिवार्य रूप से होगा। 347 के अनुच्छेद में बताया गया है किसी राज्य में जनसाधारण द्वारा बोली समझी जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी स्वीकृति देने में वहां पर अपनी सहमति लागू कर सकता है। 348 के अनुच्छेद में बताया गया है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का कार्य अंग्रेजी भाषा में ही चलेगा जब तक अन्य भाषा की कोई व्यवस्था नहीं होती। पर आज इसमें थोड़ा फेरबदल हमें देखने को मिल रहा है कि हमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों रूपों में न्यायालय के जो कार्य हैं, जो आदेश हैं, जो नियम हैं, वह हमें देखने को मिल जाते हैं। 349 में बताया गया है कि 15 वर्षों तक संविधान की भाषा अंग्रेजी भाषा के स्थान पर कोई दूसरी भाषा स्वीकृत नहीं की जाएगी। ये उस समय के 15 वर्ष है और जिससे अब तक बहुत सारे ऐसे 15 वर्ष गुजर चुके हैं पर अभी तक कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि हिंदी सशक्त भाषा में उभर कर आ रही है पर अभी भी उसको वह मान्यता प्राप्त नहीं की गई है या नहीं स्वीकृत किया गया है। 350 में भाषागत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। 351 के अनुच्छेद में सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार के लिए कार्य करेगा। भारतीय भाषाओं के शब्दों को समाहित कर उसके शब्द भंडार को समृद्ध किया जाएगा। ये 343 से लेकर 351 के अनुच्छेदों के संदर्भ में ये बातें कही गई थी पर अभी उसमें कोई भी फेरबदल नहीं आया है। राजभाषा अधिनियम 1963 में हिंदी के विकास में भूमिका, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बच्चों कि यहाँ पर किस तरह से जो 1963 का अधिनियम है उसमें हिंदी के विकास में किस तरह से एक नवीन या एक नए नियम का वहां पर रूप स्वरूप पारित किया गया वो आपके सामने है और इसमें संशोधित रूप भी प्रस्तुत किया 1967 में। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा बनाना स्वीकृत किया गया। संविधान को लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 ईस्वी थी। पहले राज्य की भाषा उर्दू और फारसी तथा बाद में अंग्रेजी के द्वारा उसे संपन्न किया गया। 15 वर्ष की अवधि के दौरान कोई अन्य भाषा उभर कर राज्य का कार्य उस भाषा के अंतर्गत ही किया जाएगा पर यह केवल नियम में ही था। लोगों में भाषा के प्रति उभरे जिनकी गहराई से अलगाव की भावना उत्पन्न हो रही थी। दक्षिण भारत के लोगों का कहना था कि हिंदी उन पर जबरदस्ती थोपी जा रही है क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में तमिल भाषा, कन्नड़ या इस तरह की अन्य भाषाओं का वहां पर विस्तार है तो वह अपनी भाषा के को वहां पर संपन्न या स्वीकृत रूप देने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं, जो कि जब से हम जानते हैं कि जब से हिंदी का उद्भव हुआ है तभी से तमिल का भी उद्भव हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचार इस संदर्भ में प्रस्तुत किए थे।
अधिनियम के द्वारा प्रमुख उपबंधों के आधार, कहने का तात्पर्य है यहाँ पर अनेक रूप से जो अधिनियम वहां पर पारित किए गए और बताया गया है कि किस तरह से वहां की जो भाषा है, बोली है, उसे किस तरह से मान्यता प्राप्ति का रूप दिया जाएगा। संसद तथा राज्यों की विधान सभाओं की सभी कार्य व्यवस्थाओं में या कार्यवाहिकाओं की भाषा हिंदी और प्रादेशिक भाषा होगी और उसका अनुवादित रूप आप अंग्रेजी में प्रस्तुत कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यहीं पर हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में जब एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र या एक प्रांत दूसरे प्रांत से किसी भी तरह के सरकारी कामकाज का वहां रूप रखता है तो वह हिंदी का प्रयोग के साथ साथ प्रादेशिक भाषा का भी प्रयोग करेगा। अगर वह कोई समझने में असक्षम है तो वहां पर उसका अनुवादित अर्थ भी प्रस्तुत किया जाएगा। इस अधिनियम के अनुसार जिन राज्यों ने हिंदी को स्वीकार कर लिया वह हिंदी में पत्र व्यवहार करेगी, अन्य अंग्रेजी में। तीसरा इसमें बताया गया बेटा प्रतिवेदन। प्रतिवेदन राज्य सरकारों से उनके विचार वहां पर लिए जाएंगे और उसमें किसी भी तरह का कोई भी वहां पर संशोधित रूप है उसे प्रस्तुत कर अध्यादेश जारी किया जाएगा। अगला है सरकारी संकल्पों, आदर्शों, नियमों, सूचनाओं तथा प्रशासनिक प्रतिवेदनों, लाइसेंसों आदि के जो फॉर्म है उनका जो प्रयोग है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जाएगा। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी तथा राज्य की भाषा का प्रयोग सभी दस्तावेजों के साथ अंग्रेजी में भी इसका अनुवादित रूप प्रस्तुत किया जाएगा। 26 जनवरी 1965 से लेकर आज तक इन नियमों में व्यवहारिक रूप से कोई भी परिवर्तन वहां पर देखने को नहीं मिलता है कि किस तरह से ये परिवर्तन का आधार प्रस्तुत किया जा रहा है। अधिनियम 1976 यानी कि राजभाषा अधिनियम 1976 में भी कुछ संशोधन हुए। 28 जून 1976 को जारी कर 1987 में कतिपय रूप से संशोधन भी किए गए। तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों में यह नियम लागू या मान्य होंगे। पहला इसमें बताया गया है बेटा कि किस तरह से सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए, यानी कि हम जिस तरह से सरकारी कोई भी दस्तावेज है उसमें हम हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा या राज्य की भाषा जो है उसका रूप स्वरूप वहां पर रखा जाएगा और हिंदी के विकास क्रम में हम अनेक प्रकार के कार्य वहां पर कर सकते हैं, यानी कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम अनेक प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये हमारे देश की मातृभाषा भी है, हमारी स्वभाषा भी है और हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में भी निर्मित है। दूसरा है राज्यों में पत्र व्यवहार हिंदी में। ये मान्यता है, ये अध्यादेश है कि आप एक राज्य दूसरे राज्य से अगर हिंदी में उनकी वार्ता है, बातचीत है, तो वह अपना पत्र व्यवहार हिंदी में ही करेगा। पर अगर कोई राज्य इसमें सक्षम नहीं है, स्वीकृति का भाव नहीं देता, तो वहां पर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही देना होगा। कहने का तात्पर्य अगर कोई भी राज्य या प्रांत या क्षेत्र हिंदी में बात करता है या हिंदी में पत्र व्यवहार करता है तो वहां से भी जो उत्तर है वह हिंदी में ही निर्धारित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकारी पत्र का प्रयोग अंग्रेजी और हिंदी में किया जाएगा, यानी दोहरी भाषा, द्विभाषित रूप में प्रयोग किया जाएगा। वहां पर अंग्रेजी का भी प्रावधान रहेगा और हिंदी का भी प्रावधान रहेगा। द्विभाषी का प्रयोग वहां पर देखने को मिल सकता है। अगला है इसमें हिंदी के प्रयोग संबंधी राष्ट्रपति के आदेश कि राष्ट्रपति किस तरह से हिंदी के संविधान के आधार पर या हिंदी के अधिनियम के आधार पर किस तरह की वहां पर बात कर सकता है, चर्चा कर सकता है या विचार रख सकता है। संघ के निम्नलिखित कार्य प्रयोजन के लिए द्विभाषा का प्रयोग, जैसे जनता के साथ पत्र व्यवहार में वह दोहरी भाषा का प्रयोग कर सकता है कि जनता को किसी भी तरह का कोई भी वहां पर दुविधा नहीं हो, भ्रम उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए जनता के साथ जो पत्र व्यवहार है वह हिंदी और प्रांतीय भाषा और अंग्रेजी के आधार पर किया जाएगा। रिपोर्ट तैयार करना कि आप किसी भी ज्वलंत विषय पर या किसी भी घटना स्थल पर या किसी भी तरह की सामाजिक व्यवहारिक रिपोर्ट आप तैयार करते हैं तो वह भी द्विभाषा में ही प्रयोग की जाएगी।
अधिनियमित है, यानी कि अधिनियमों के अनुसार भाषा का जो रूप स्वरूप है उसका प्रयोग अधिनियम के अनुसार, अनुच्छेदों के अनुसार, क्रम के अनुसार किया जाएगा। राज्य द्वारा सरकारी काम, कि राज्य द्वारा जो सरकारी काम किए जा रहे हैं वे द्विभाषा में किए जाएंगे, अंग्रेजी और हिंदी में। दूतों के साथ पत्र व्यवहार, दूतों के साथ भी जो पत्र व्यवहार होगा वह उनकी भाषा के अनुरूप ही होगा। अगर वह हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी में, वह जर्मन में बात करेंगे तो उसी तरह की शब्दावली का प्रयोग होगा, या हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी सभी देशों में अच्छे से जानी जाती है, पहचानी जाती है, तो वहां पर उसका भी संदर्भ प्रस्तुत कर सकते हैं। लास्ट जो इसमें बताया गया है संपर्क भाषा, मैंने संपर्क भाषा का आपको अर्थ बता दिया था, परिभाषा बता दी थी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि संपर्क से हमारा तात्पर्य है जोड़ने से है। जब हम किसी दूसरे भाषा भाषी से जुड़ते हैं तो सर्वप्रथम अगर वह हिंदी से अवगत है, परिचित है, तो हम उससे हिंदी में ही बात करना चाहते हैं, पर वह असमर्थ है भाषा को समझने में, तो हम वहां पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां की चलित या प्रचलित भाषा है। संपर्क भाषा सामान्य भाषा या लोक भाषा, यानी कि लोगों द्वारा प्रयुक्त की गई भाषा को हम लोक भाषा के संदर्भ में रख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है एक भाषा बोलने वाले लोग अन्य भाषा भाषी से अपने विचारों का आदान प्रदान कर संपर्क बनाने की भरसक कोशिश करते हैं, उसे संपर्क भाषा के संदर्भ में रखा जा सकता है। संपर्क भाषा को बोलने के 3 आधार हैं। पहला बताया गया है बेटा इसमें विभिन्न भाषा भाषी राज्यों की संपर्क भाषा के रूप में। हम देखते हैं कि अलग अलग तरह की बोलियां हैं, अलग तरह की भाषाएं हैं, तो हाँ, सब जब किसी से संपर्क बनाने के स्तर पर हम बात करते हैं तो वहां पर ऐसी भाषा का चयन करते हैं जो दोनों पक्षों को कह सकते हैं कि समर्थ रूप से समझ में आ सके, ऐसी भाषा का हम वहां पर चयन करते हुए देखते हैं। केंद्र तथा राज्य की संपर्क भाषा के रूप में, कि केंद्र द्वारा किस भाषा का प्रचलित रूप है और राज्य किस तरह से संपर्क बनाने की वहां पर भरसक कोशिश कर रहा है, तो उसके संदर्भ में जो भाषा वहां पर निर्धारित स्वरूप द्वारा प्रयुक्त की जाती है उसे हम उस संदर्भ में देख सकते हैं। तीसरा बताया गया है इसमें बेटा विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों के लोगों के पत्राचार की भाषा के रूप में, कि हम देखते हैं कि यहाँ पर शिक्षित व अशिक्षित दोनों ही प्रकार के हमारे समुदाय में लोग रहते हैं, तो हम उसके आधार पर ही भाषा का जो प्रयोग है वो करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पत्राचार की जो भाषा है वह हम संभवतः भरसक कोशिश करते हैं कि वह हिंदी में ही प्रयोग की जाए, क्योंकि उसमें सभी वर्ग के लोगों का वहां पर सामान्य रूप से विचार विनिमय का रूप रखा जाता है। कहने का तात्पर्य है आम जनता जिस भाषा के द्वारा सुविधाजनक अपनी बात, अपने विचार प्रस्तुत कर सके वह संपर्क भाषा के रूप में कहलाता है। धन्यवाद।